पिछले क्लास में तुम लोगों ने महत्वपूर्ण दो प्रक्रियाएं पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। और दोनों प्रक्रियाओं के दौरान या दोनों प्रक्रियाओं को कंबाइन रूप से आप गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। गैमीट के निर्माण के पश्चात गैमीट का भविष्य क्या है, गैमीट का फ्यूचर क्या है? तो गैमीट का फ्यूचर है दोनों गैमीट जो अपोजिट सेक्स से आए हैं उनका फ्यूजन, और उसके फ्यूजन के पश्चात आप जानते हो कि एक महत्वपूर्ण डिप्लॉयड संरचना बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं। और आप जानते हो कि फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड आल्सो फर्टिलाइजेशन। तो मनुष्य में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन होता है, और ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब में होती है। याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ओविडक्ट या जिसे अंडाणु वाहिनी कहते हैं उसमें होती है, या फॉलोपियन ट्यूब को उसे एक दूसरा नाम है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक महत्वपूर्ण संरचना बनती है जिसे कहते हैं जाइगोट। यहाँ देखें, जाइगोट में क्रमशः याद रखें डिप्लॉयड कोशिका होती है, उसमें लगातार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और 10 सप्ताह के पश्चात आफ्टर 10 वीक वह एक महत्वपूर्ण संरचना में परिवर्तित हो जाता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। अब ध्यान दें आप कि एम्ब्रियो लगभग 9 महीने तक माँ के गर्भ में विकसित होता है। तो 9 महीने तक गर्भ में जो विकसित होता है एम्ब्रियो, उस संरचना को फीटस कहते हैं। मतलब एम्ब्रियो के बाद एक संरचना बनती है माँ के गर्भाशय में या यूटेरस में, जिसे क्या कहते हैं? फीटस। अर्थात एम्ब्रियो से भविष्य में विकसित होता है फीटस। फीटस से भविष्य में विकसित होता है इन्फेंट, मतलब जन्म के बाद, और 7 साल तक के बच्चे को क्या कहते हैं? इन्फेंट। क्लियर ना? तो ये संरचना आपने जान लिया। एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, या उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। तो मनुष्य में एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस के मुख्यतः 3 स्टेज हैं। फर्स्ट है क्लीवेज, इसका दूसरा नाम है मारुला भी कहते हैं इसको, दूसरा है ब्लास्टुला, और तीसरा है गैस्टुला। तो आप देखें, जाइगोट है, जाइगोट में एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। ऐसा मैं उस दिन बताया था आपको आलू के उदाहरण से कि ऐसा फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, फिर सेकंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। पहला लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी जो इक्वल हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं क्लीवेज भी कहते हैं। याद रखेंगे आप, जाइगोट डिप्लॉयड कोशिका, इसमें भविष्य में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। पहला लॉन्गिट्यूडनल माइटोसिस डिवीजन हुआ, दोनों कोशिकाएं क्या बनी? इक्वल। इसीलिए अपन कहते हैं इक्वल हीमोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि किसमें अनइक्वल होमोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मतलब मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर ये 2 कोशिकाएं आकार में बराबर ना होती, एक छोटी होती और एक बड़ी, तब उसे अपन कहते हैं अनइक्वल होमोब्लास्टिक क्लीवेज। फिर दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो 4 कोशिकाएं बनी, जो डायग्राम के द्वारा दिखाई नहीं जा सकता, हम उस दिन आलू के उदाहरण से बताए थे आपको। फिर एक और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, 8 कोशिकाएं बनी। फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, 16 कोशिकाएं बनी। फिर एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो 32 कोशिका की ऐसी संरचना निर्मित हुई। क्लियर ना? तो आप ध्यान से बात को समझें कि जो मारुला है, ध्यान से बात को समझना है आपको कि मारुला में कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है। मतलब मैं आपसे बात करूं, जाइगोट और जो मारुला बना, उन दोनों का शेप समान है, लेकिन अंतर क्या है? यह सिंगल सेल है और इसमें 32 सेल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, और ये यूनी सेल्ड स्ट्रक्चर। तो याद रखेंगे, जाइगोट और मारुला दोनों का शेप समान होगा, लेकिन कोशिकाओं की संख्या दोनों में डिफर होगी। कुल मिलाकर 32 सेल स्टेज की जो संरचना बनी, उसकी प्रत्येक कोशिका का नाम होता है ब्लास्टोमियर। क्या नाम है? ब्लास्टोमियर। क्लियर ना? अब आपको ध्यान देना, समझना कि जाइगोट से मारुला बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है मारुलेशन। क्या नाम है उसका? मारुलेशन। क्लियर हुई बात ना मारुला की? अब आप ध्यान से देखें कि जाइगोट से मारुला बनने की जो प्रक्रिया है
वह वहीं होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है? ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब में। क्लियर ना? अब मारुला फॉलोपियन ट्यूब से मूव करेगा कहाँ? यूटेरस या गर्भाशय में, और दूसरी स्टेज होगी ब्लास्टुला। क्लियर ना? अर्थात मैं कहूँ मारुला से किसका, देखें आप, मारुला से ब्लास्टुला बनने की अवस्था, मारुला से भविष्य में क्या बनेगा? ब्लास्टुला। और उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा कि जायगोट से मारुला बनने की प्रक्रिया को मारुलेशन कहते हैं, और मारुला से ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन। तो क्लियर ना? मारुला कहाँ होगा? याद रखेंगे आप, फॉलोपियन ट्यूब में। अब ये मारुला मूव करेगा कहाँ? यूटेरस में, और मारुला से बनेगा यूटेरस में ब्लास्टुला। क्लियर ना? जैसे ही यूटेरस में आता है, जैसे ही यूटेरस में आता है, तो आपको मैं क्लियर कट बता दूं छोटे से डायग्राम में, यहाँ समझें कि यह मान लीजिए यूटेरस था, गर्भाशय था, यूटेरस या गर्भाशय। इसकी हम बताएंगे आगे डिटेल आपको। इसकी जो आंतरिक लेयर है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, गर्भाशय की दीवार की आंतरिक लेयर। अब ये मान लीजिए, सपोज करिए क्या था, कहाँ आ गया ये आ गया ब्लास्टुला। क्या? ब्लास्टुला। मतलब मारुला से क्या बन गया? ब्लास्टुला। अब इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होगा, किसके? गर्भाशय और ब्लास्टुला के बीच में। क्लियर ना? तो आपको ध्यान देना है, इस बात क्लियर कट समझनी है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात आपने देखा था, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं, यह एक था और चित्र में देखें आप, ये स्पर्म था, ठीक। तो मैं आपसे बात करूं कि एक में आपने देखा था कि वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, जोना पेलिसुडा और करोना रेडिएटर, 3 इसकी दीवार होती हैं। अब एक का स्पर्म का एक क्रोमोसोम इसकी दीवार को तोड़ता है, और केवल स्पर्म का केंद्रक जाता है कहाँ? एक के अंदर, ठीक है। एक के अंदर क्या गया बताएं आप मुझे? केंद्रक गया। किसका गया? स्पर्म का। तो कुल मिला के मैं बात करूं कि इससे जो जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा? जाइगोट बना। अब आप देखें, ध्यान से समझें कि जाइगोट में के चारों तरफ जो सुरक्षात्मक आवरण है वो किसका होगा? एक का। और वो 3 लेयर होंगी। कौन कौन से बोले आप फिर से मुझे? कि वेटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा और करोना रेडिएटर। मतलब मैं आपसे कहूँ, इस जाइगोट में के चारों तरफ जो सुरक्षात्मक आवरण है वो किसका है? एक का, ठीक है। और स्पर्म का केवल क्या गया है इसमें? केंद्रक। क्लियर हुई बात ना? तो मैं आपसे कहूँ कि मारुला के चारों तरफ जो सुरक्षात्मक आवरण होगा वो कौन सा होगा? जो एक का था। कौन कौन से आप बोले जल्दी से मुझे? वो जल्दी से बोले। वेटेलाइन, जोना पेलिसुडा और करोना रेडिएटर। लेकिन जैसे ये क्या मारुला मूव करता है कहाँ? यूटेरस में, अर्थात इस मारुला से क्या बनता है? ब्लास्टुला। उस समय इसकी जोना पेलिसुडा गायब हो जाती है। किसकी बोले आप? ब्लास्टुला की। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है, और इसे कहते हैं प्लेसेंटा। मतलब मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुने, ये क्या होगा? जल्दी से बोले। ये हो गया ब्लास्टुला। ब्लास्टुला और यूटेरस के दीवार के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, और मंडला की देसी भाषा में उसे क्या कहते हैं? नरा। इसीलिए यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि तुम्हारा यहाँ नरा गड़ा है क्या, ठीक है। और जन्म के बाद प्रशिक्षित दाई या नर्स सबसे पहले इसी प्लेसेंटा को काटती है। क्लियर ना? और इस प्लेसेंटा के द्वारा माँ से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, ऑक्सीजन इस एम्ब्रियो को मिलते जाते, ठीक। क्लियर ना? तो देखें, अब मारुला कहाँ पहुंच जाता है? जल्दी से बताएं आप मुझे। यूटेरस में। और जैसे यूटेरस में पहुंचता है तो उसमें 2 प्रकार की संरचनाएं आप विकसित हो जाती हैं। जो बाहर की जो कोशिकाएं हैं उसे आउटर सेल मॉस कहते हैं, मैंने शार्ट में लिख दिया है। अंदर की कोशिकाओं को कहते हैं इनर सेल मॉस। मतलब आप कंफ्यूज ना हो, ये भी मारुला है और ये भी मारुला है। ये मारुला कहाँ का था? ओविडक्ट का। और ओविडक्ट से कहाँ चला गया? यूटेरस या गर्भाशय में। जैसे ही गर्भाशय में गया तो इसमें संरचना में कुछ परिवर्तन देखने को मिला आपको।
अब क्या हुआ देखें आप, इस मारुला से भविष्य में क्या बन रहा है, ब्लास्टुला। क्या बना, ब्लास्टुला। तो देखें क्या परिवर्तन हुआ, जो मारुला का आउटर सेल मास है, बाहर की जो कोशिकाएं हैं जो कम सक्रिय होती हैं वह बनाती हैं ट्रोफोब्लास्ट को, और जो अंदर की कोशिकाएं इनर सेल मास की जो अधिक सक्रिय होती है मेटाबॉलिक रूप से, उससे बनता है एम्ब्रियोब्लास्ट। आउटर सेल मास किसमें बनाया, ट्रोफोब्लास्ट में। इनर सेल मास से क्या बना, एम्ब्रियोब्लास्ट। और एक कैविटी विकसित हो गई किसमें, ब्लास्टुला में, जिसे कहते हैं ब्लास्टोसेल। तो किसकी संरचना हो गई, ब्लास्टुला की। ठीक, क्लियर ना, क्या क्या ब्लास्टुला में हुआ, ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट और एक कैविटी हुई ब्लास्टोसेल। ठीक, क्लियर ना। अब यह याद रखना आप कि ब्लास्टुला नाम है इसका, लेकिन ब्लास्टोमियर किसकी कोशिकाएं हैं, मारुला की, न कि ब्लास्टुला की। ब्लास्टुला की दो कोशिकाएं हैं, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट, और इसी कैविटी का नाम हुआ ब्लास्टोसेल। अब तीसरी महत्वपूर्ण स्टेज है, देखो हम, फिर इसके बाद ब्लास्टुला से बनता है गैस्टुला। तीसरी अवस्था है गैस्टुला। क्लियर ना। तो जैसे ही ब्लास्टुला से गैस्टुला बनता है तो उस प्रक्रिया को कहेंगे गैस्टुलेशन। पहली प्रक्रिया हुई, आपने देखा, क्या देखा जल्दी से बताएं आप मुझे। फर्स्ट प्रक्रिया हुई मारुलेशन, जाइगोट चेंज इनटू मारुला, मारुला चेंज इनटू ब्लास्टुला, ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला चेंज इनटू गैस्टुला, गैस्टुलेशन। जैसे ही ब्लास्टुला से गैस्टुला बनता है तो जो ब्लास्टोसील कैविटी थी, किसकी कैविटी है बताएं आप मुझे, ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला की, वह चेंज हो जाती है आर्केंट्रान में। मतलब मैं आपसे कहूं कि गैस्टुला की कैविटी का नाम क्या हुआ, आर्केंट्रान, और ब्लास्टुला की कैविटी का नाम हुआ ब्लास्टोसील। ठीक है, पहला परिवर्तन। फिर अब देखें जल्दी से, मैं छोटा सा इतने छोटे भाग को दिखा रहा हूं, इतने छोटे भाग को यहाँ चित्र में देखिए, ट्रोफोब्लास्ट है और एम्ब्रियोब्लास्ट। क्लियर ना। अब आप देखें, ध्यान से देखें दूसरे चित्र में कि जो एम्ब्रियोब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं आर्केंट्रान, याद रखना ये कैविटी, यदि मैं गोली संरचना बनाता तो कैसी ये कैविटी होती, आर्केंट्रान। मतलब मैं आपसे कहूं कि देखना, ये ट्रोफोब्लास्ट था, ये एम्ब्रियोब्लास्ट था, एम्ब्रियोब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं कहाँ आ गई, आर्केंट्रान में आ गई, उस संरचना को कहेंगे एंडोडर्म। ठीक है। अब तीसरे चित्र में देखें आप कि जो बचा हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट की कोशिकाएं एक दूसरे से लगी हुई हैं। इस चित्र में दिखा आपको, इस चित्र में आपको जो दिख रहा है वो बताएं मुझे। वो एम्ब्रियोनिक डिस्क, मतलब दोनों फ्यूज हो गई हैं। कौन कौन सी बोले आप, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट की कोशिकाएं आपस में फ्यूज हुई, और एम्ब्रियोब्लास्ट की कोशिकाओं से बना एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या बना, एम्ब्रियोनिक डिस्क। और ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही। अब अगले चित्र में देखें आप, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक डिस्क से एक संरचना निर्मित होती है जिसका कहते हैं मीजोडर्म, और ये भी अलग हो के बनाएगा मीजोडर्म को। अभी छोटी सी उभार की नुमा संरचना बन रही है। अब देखें, रेस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म, ये मीजोडर्म निर्मित हो जाएगा इससे, और ये एम्ब्रियोनिक डिस्क से मीजोडर्म अलग हो जाएगा, और जो एम्ब्रियोनिक डिस्क की बची हुई कोशिकाएं हैं वो क्या बनाएंगी, एक्टोडर्म। अर्थात 3 प्रकार के लेयर का निर्माण हुआ, 3 जर्मिनल लेयर जिसे कहते हैं। तो गैस्टुला स्टेज में मुख्यतः 3 जर्मिनल लेयर बनते हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और इन तीनों लेयर से भविष्य में हमारे शरीर के विभिन्न आर्गन निर्मित होते हैं। तो आपको ये बताना है महत्वपूर्ण कि एक्टोडर्म से कौन कौन से हमारे शरीर के आर्गन बनते हैं, मीजोडर्म से कौन से आर्गन बनते हैं, और एक्टोडर्म से कौन से आर्गन बनते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको नोट्स भी दूंगा, और प्रश्न पूछते रहना। और हम तुमसे कई बार बोल चुके हैं, क्या बोल चुके हैं, 2 चीज़ें हम हमेशा बोलते हैं कि आपने पढ़ा है की लॉक हाइपोथेसिस। तो की लॉक हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा है सबसे महत्वपूर्ण कि एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, और हम तुम्हें कई बार बोल चुके हैं कि टीचर इज ए एंजाइम। ठीक है, जो सबस्ट्रेट को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देता है। यदि टीचर एंजाइम को सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा
तो आप कल्पना करो कि एंजाइम का भविष्य क्या होगा। तो आप हमारे स्टिमुलर हो, हमारे हमको उत्तेजना देने वाले हो, तो निश्चित है जो मैं पढ़ाता हूँ उसका फीडबैक दो, नहीं एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। धन्यवाद।